हाय, इस वीडियो में सेमीकंडक्टर पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट वाला चैप्टर। इस सेमीकंडक्टर में तुम्हें पूरा फोकस में रख के चलना है क्या कि इसमें होता है क्या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, या इसको अपन मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का डायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स शॉर्ट में इसको अपन क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें नाम से आती है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स, कृति इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जो नाम आते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या, सेमीकंडक्टर बेचते हैं, ऐसा दुकान से बताते हैं। तो सेमीकंडक्टर नाम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसमें क्या लगा लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना बड़ा मॉडर्न फिजिक्स में वो हो गया है, एक अच्छा सा वर्चस्व हासिल कर लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ देखो कहाँ कहाँ होता है। टेलीफोन होता है, टेलीग्राम होता है, रेडियो होता है, कंप्यूटर होता है, टीवी होता है, फैक्स मशीन होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, एक्सरे मशीन होता है, हार्ट के लिए इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ होता है, ब्रेन के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है। ये सारे किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बनी हुई डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। इसी को हमें इस पूरे उसमें पढ़ना है, जिसमें कंप्यूटर तो क्या है, बहुत बड़ा इतना मुकाम हासिल कर लिया है कि उसके बिना तो आजकल बहुत सारी चीज़ें संभव ही नहीं है। ये वीडियो अपलोड करना भी संभव नहीं है, एडिटिंग भी संभव नहीं है। इतना सेमीकंडक्टर ने इतना वर्चस्व हासिल कर लिया है, इसी को हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो इस पूरे चैप्टर में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसके अंदर पूरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे भी वोल्टेज के अकॉर्डिंग हो या जैसा भी हम पढ़ेंगे। अब तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है इंसुलेटर होता है, एक कंडक्टर होता है, उनके बीच स्टैंड करता है क्या, सेमीकंडक्टर, कि ना ज़्यादा ना कम, एक कंट्रोल वे में चलता है ये पूरा। तो कैसे चलता है उसका मैकेनिज्म पहले समझेंगे। इनके बीच में होता है क्या, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड होता है, हर एक एटम में होता है। अपन बेस्ट एग्जांपल लेते हैं क्या, सिलिकॉन का। तो सॉलिड के अंदर सॉलिड एनर्जी बैंड, सॉलिड नहीं, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। देखो कितने टाइप के बैंड होते हैं, तो इसमें होते हैं दो टाइप के एनर्जी बैंड। एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है बैलेंस बैंड। दो टाइप के बैंड होते हैं। कैसे बनते हैं ये, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्या, सिलिकॉन का। सिलिकॉन के एग्जांपल में देखते हैं, सिलिकॉन सेंटर में हो गया, कितने नंबर पे आता है ये, 14 नंबर पे, कार्बन का जस्ट नीचे होता है। तो समझ में तो आ ही रहा होगा, मतलब सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर ही लेके मैं समझा रहा हूँ। तो इस पूरी श्रेणी क्या आ जाएगी, 14 नंबर वाली, 14th श्रेणी, या 4B भी बोलते हैं, 4B 4A, ये पूरी श्रेणी किस में आ जाएगी, सेमीकंडक्टर में। कार्बन को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, इंसुलेटर होता है। सिलिकॉन 14 है, इसके सेंटर में अपने पास 14 प्रोटॉन होंगे इसके सेंटर में। सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसके अंदर ये इस तरीके के ऑर्बिट होंगे, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होंगे। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाने पे अपन ने पिछले चैप्टर पढ़े थे, एनर्जी डिफरेंस आते हैं, ऐसे बहुत सारे लेयर बन जाती हैं। ये एनर्जी लेवल, ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, एनर्जी लेवल बन जाते हैं। एनर्जी लेवल्स मिलते हैं अपने को किसके अंदर, कोई से भी एटम के अंदर। ये हम पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए। अब ये एनर्जी जो लेवल हैं, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, यहाँ पे है कोई सा 14 प्रोटॉन के पास। तो ये जो एनर्जी लेवल होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, है ना, एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी। ये अपन ने पढ़े थे, -13 -6 13.6 होगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अपने पास कुछ एनर्जी लेवल ऐसे आते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस से बंधे हुए रहते हैं, और कुछ एनर्जी बैंड अपने एनर्जी लेवल ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत आसान, मतलब इसके जो भी कंट्रोल से बाहर होते हैं, इतने बाहर होते हैं कि वो बाहर कंडक्शन में आ जाते हैं। तो इसी के आधार पर अपन इसको क्या बोल देते हैं, कंडक्शन बैंड। और इसको बोल दिया जाता है क्या, जो इसके कंट्रोल में है उसको बोल दिया जाता है क्या, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड। तो दो टाइप के, मतलब बैंड क्या होते हैं, तो बैंड ऐसे समझ लो कि एनर्जी के लेवल होते हैं, बहुत सारे बंडल होते हैं, एक साथ दो हिस्सों में बांट दिया जाता है उसको, बैंड को, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में। तो बैंड अगर बोला जाए तो क्या है, बैंड एनर्जी लेवल्स हैं बहुत सारे, जिनको एक साथ अपन क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बैंड बोल रहे हैं। उसमें भी अपन दो हिस्सों में बांट देते हैं उसको, एक बैलेंस बैंड में और एक कंडक्शन बैंड में। कैसे बांट देते हैं कि बैलेंस बैंड जो है वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, और कंडक्शन बैंड उतना कंट्रोल में नहीं है,
वो कहाँ है, थोड़ा सा उस तरीके से है कि वो क्या आ जाता है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मतलब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब दिख रहा होगा कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, CB और VB लिखूंगा इसको शॉर्ट में, बीच में एक ये बैरियर दिख रहा है कि इसको कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच एक एनर्जी गैप आता है ना, एनर्जी गैप बोल सकते हैं, एक ऐसा बैरियर, इतनी एनर्जी तो चाहिए कि वो कहाँ जा सके, कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन जा सके। तो हर बार कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन हो ये संभव नहीं है, मतलब ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होने ही होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस बैंड के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या सारे इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा पकड़ होती है न्यूक्लियस की कि वो इनको जाने नहीं देता, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, वो क्या करवा देते हैं आप, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। तो दो टाइप के हमारे पास क्या हो गए, बैंड मतलब क्या, एनर्जी लेवल्स हैं बहुत सारे, उनको एक साथ बंडल में बांध के हम क्या बोल रहे हैं, बैंड बोल रहे हैं, वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में हमने उसको डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्या करना है अपने को, ये सिलिकॉन को पहले समझते हैं पहले फिर से, कि हमारे पास दो टाइप के बैंड हो गए हैं। अगर अपन इसको एनर्जी के साथ बनाएं तो ये दिख रहा है कि बैलेंस बैंड की एनर्जी क्या है, थोड़ी सी न्यूक्लियस के पास में, और कंडक्शन बैंड की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए इसको, ये बैरियर पार करने के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इसको पार करना पड़ेगा। अगर अपन इसमें बनाएं ग्राफ, तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ, ये इधर अपन क्या ले लें, एनर्जी, ठीक है, इधर अपन ले लें बैंड, इनके बीच अगर अपन ग्राफ बनाएं तो नीचे कौन सा आएगा, बैलेंस बैंड, और यहाँ पे आएगा क्या, कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस दिख रहा है जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच एक एनर्जी डिफरेंस दिख रहा है जिसको EG एनर्जी गैप से दर्शाते हैं। ये एनर्जी कौन सी रहेगी, तो ये एनर्जी वही रहेगी ऐसी अपॉन लैम्डा वाली, फोटोन आएगा और वही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उत्तेजित करेगा, अपन ऐसा मान सकते हैं। इसमें इसके ऊपर डिवाइस को बनाया गया, इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक्स अपन मान के चलते हैं कि एनर्जी और इसमें क्या होता है, इस तरीके से बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है। अब हमारे पास इनके बारे में बता दिए, मतलब यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड क्या करवाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, करंट फ्लो करवाएंगे, करंट फ्लो में यूज में आएंगे, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेंगे ना करंट फ्लो में आएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने चाहिए, कंडक्शन बैंड में जाना चाहिए, एनर्जी बैरियर को तोड़ के, जो कि क्या है, एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी भी बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल भी बोलते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एनर्जी गैप। उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा डेल EG बराबर CB माइनस बैलेंस बैंड की एनर्जी, ये होगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अपने पास एनर्जी गैप है। एनर्जी गैप की क्या क्या खास बात है इसकी, पहली बात तो क्या है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। सेकेंड बात, ये डिपेंड करती है सब्सटेंस के ऊपर, मटेरियल, जिस टाइप का सेमीकंडक्टर या जिस टाइप का तुमने एटम लिए हो उसके बीच, मतलब इलेक्ट्रॉन के किस तरीके से ये पार करके जाएंगे, ये एनर्जी गैप टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एटम के ऊपर, ठीक है। ये अगर ज़्यादा हुआ एनर्जी गैप, अगर मान लो क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये नीचे आएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन चालन, कंडक्शन बैंड तो यही है, बैलेंस बैंड वाले ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो बैलेंस बैंड कहाँ होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, तो ये एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा। अगर पास में है तो कंडक्शन होगा, थोड़ा दूर है तो ना ज़्यादा कंडक्शन होगा ना कम कंडक्शन होगा। उसी के आधार पे अपन इसको बांट देते हैं क्या, पदार्थों को, सॉलिड्स को 3 हिस्सों में, कि एक बहुत ज़्यादा क्या करेगा, कंडक्शन करवाएगा, जिनको कंडक्टर बोलेंगे, जो बिल्कुल नहीं कराएगा इंसुलेटर हो जाएगा, और जो ना ज़्यादा ना कम कराएगा उसको अपन इंसुलेटर बोल देते हैं। तो बांटते हैं इनको। अब एनर्जी गैप के आधार पे अपन इसको क्या करते हैं, 3 हिस्सों में बांट देते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कैसे बांट देते हैं कि यहाँ पे एनर्जी गैप, ये कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है, दोनों में, तीनों में बना दिया गया है। तो एनर्जी गैप टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। मतलब ये जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, जो कंडक्शन बैंड के, ये दोनों क्या होते हैं, पास आने लगते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन फिर आसानी से इसमें चले जाते हैं। तो अगर अपन नॉर्मली देखें तो कंडक्टर जो हमारे पास होता है, तो उसके कंडक्टर में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। किसके बीच हो जाती है ओवरलैपिंग, तो हो जाती है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच। मतलब अब इलेक्ट्रॉन इसमें हो, कंडक्शन बैंड में हो, या
बैलेंस बैंड में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ओवरलैपिंग है, तो दोनों में ही कॉमन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए ये क्या हो जाता है, बहुत हाई-फाई लेवल पे क्या होता है, कंडक्टर होता है, हाई लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है इसके अंदर, हाई लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। खास बात क्या है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है अपन रो और सिग्मा। रो क्या होता है, प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टेंसिविटी होती है, तो ये हो जाती है बहुत ज़्यादा, सॉरी बहुत कम, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -11 के लगभग होती है। और ये होती है इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 10 तक होती है, 8 होती है, 8 तक, और ये हो जाती है 10 की पावर 8। ये पॉजिटिव होगी, एक दूसरे पे अपोजिट ही होते हैं, ये पढ़ा ही होगा तुमने, सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ होता है। तो ये क्या बताता है, ये रेजिस्टेंस बताती है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का बहुत कम होता है और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सोना चांदी च्यवनप्राश, सुना ही होगा तुमने, सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड, फिर आ जाएगा आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंडक्टर होते हैं, मेटल्स बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर की बात बाद में करते हैं। इंसुलेटर की बात करें, इसमें क्या है, ओवरलैपिंग है, तो इसमें कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड इतने दूर हैं कि इसमें से अब इलेक्ट्रॉन इसमें जा ही नहीं पाएंगे, बहुत ही दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा है, तुम कितना भी टेम्परेचर करो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन गैप क्या होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है ना। और इसमें एनर्जी गैप की बात करें तो इसमें एनर्जी गैप क्या हो जाता है, 0 होता है, कुछ भी एनर्जी गैप नहीं होता है। लेकिन अपन इंसुलेटर की बात करें तो उसमें एनर्जी गैप क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देखा जाता है। तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, मतलब इसका जो पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की यहाँ से जहाँ तक जाने की वो क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, और इसकी बात करें अपन रो और सिग्मा की, तो ये बहुत हाई होता है। इसका जो रो होता है वो होता है 10 की पावर 11 से भी ज़्यादा, पर ओम के हिसाब से अपन देखें तो बहुत ज़्यादा होता है। सिग्मा की कंडक्टिविटी की बात करें तो ये हो जाता है 10 की पावर -11 से भी ज़्यादा, कंडक्टिविटी बहुत 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 कम है। और इसकी बात करें अपन रेजिस्टेंसी की, तो रेजिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे, हीरा, डायमंड, लकड़ी, वुड, एग्जाम्पल वगैरह तो तुम्हें सब याद होंगे, कपड़ा, मकान, सब कुछ इंसुलेटर होता है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर ना इससे कम ज़्यादा है ना इससे कम है, मतलब इससे ज़्यादा है ना इससे कम है। कैसे, ये रहेगा बीच का, इसमें आसानी से तुम थोड़ा सा भी टेम्परेचर या नॉर्मली थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद जाते हैं, कहाँ से, इसमें चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इसका जो एनर्जी गैप है वो होता है क्या, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, कम या बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर होगा, ना इससे कम है ना इससे ज़्यादा है, दोनों के बीच का है। तो ये इसका लगभग माना जाता है कि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग चलती है। इसकी रेंज कहाँ से जाती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा भी कम होता है एनर्जी गैप। अब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, इसके बारे में ही अपने को डिटेल में पढ़ना है। नॉर्मल टेम्परेचर पर इसमें कंडक्शन हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आसानी से चले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल हैं अपने पास 2 टाइप के होते हैं, ये प्योर इम्प्योर, अपन आगे पढ़ेंगे। प्योर होता है और दूसरा होता है इम्प्योर होता है। तो प्योर वाले में क्या जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इम्प्योर वाले में बहुत सारी चीज़ें मिली हो जाती है, गैलियम आर्सेनिक मिल के आ जाता है, कैडमियम और सल्फर, ये सब। शायद ये कलर का दिख तो रहा होगा, हाँ दिख रहा है ये कलर, देखिएगा, सैचुरेशन बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे इम्प्योर और प्योर 2 टाइप से होता है, इसी को अपन को डिटेल में पढ़ना है। फिर बात करें सिग्मा और रो की, तो इसके लिए सिग्मा और रो कितना होता है, तो रो की बात करें तो 10 की पावर -2 से 10 की पावर -6 से 10 की पावर 2 तक होता है। सिग्मा की बात करें तो ये होता है 10 की पावर 2 से 10 की पावर 6 तक होता है। इतना इसका कंडक्शन चलता है। ये माइनस में होता है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ जाती है जब अभी अपन पढ़ेंगे बहुत, जब अपन क्या कर देते हैं, इसका टेम्परेचर 0 केल्विन कर देते हैं तब थोड़ी रेजिस्टेंस आ जाती है। नॉर्मली इसका कंडक्शन पॉजिटिव ही होता है। ये सारी बातें हुई, 3 डिफरेंट टाइप से अपन ने बांट दिए इनको, किसके आधार पे, एनर्जी गैप के डिफरेंस के आधार पे। कंडक्टर अपने को पढ़ना नहीं है, इंसुलेटर अपने को पढ़ना नहीं है। पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना रहेगा, तो सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की खास बात तुम्हें याद रखनी है कि बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इसकी रेंज 0.1 से 3 तक हो जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। फिर प्योर और इम्प्योर 2 टाइप के होते हैं। प्योर में नॉर्मली एटम जो अपन लेते हैं वही होंगे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, जिसमें अपन कार्बन वाली सीरीज जो होती है ना, कार्बन को छोड़ दो उसके नीचे वाली सीरीज आ जाती है,
इसमें 14 नंबर का जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, वो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इम्प्योर में मिलावट कर देते हैं थोड़ी बहुत, तो वो आ जाता है यहाँ पे। इसकी रो और सिग्मा याद रख लेना, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अपने को स्टार्ट करना है क्या, सेमीकंडक्टर। तो उसके पहले कुछ कैरेक्टर फीचर वगैरह देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, जो इनका एनर्जी डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। ये याद रखना, एनर्जी गैप जो रहेगा वो बहुत ही मतलब लेवल का ही होता है, बहुत ही कम। बार बार क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, बहुत ही कम। जीरो तो किस में होता है, कंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होती है वो होती है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अपन उसकी रेंज लेके चलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे कम ही होता है। ये इसकी खास बात है। सेकेंड, ये फर्स्ट है, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ सेमीकंडक्टर्स के प्रॉपर्टी में। तो ये एनर्जी गैप कितना हो जाएगा, इतना चलेगा। सेकेंड, इसमें अल्फा रेजिस्टेंस प्रतिरोधक ताप गुणांक, जो भी टेम्परेचर फैक्टर होता है जिससे टेम्परेचर बढ़ने घटने पर कैसे इनकी कंडक्टिविटी दिक्कत में आती है या रेजिस्टेंस दिक्कत में आता है, वही होता है क्या, अल्फा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है क्या, नेगेटिव, नेगेटिव होती है। अब टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो अल्फा है वो क्या होगा, कम। कम क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, नेगेटिव वैल्यू होती है। इसलिए अपन जब हाइट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो कंडक्टर जो होता है, जैसे जैसे गर्म होता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि गर्म होने पर ख़राब हो जाए। गर्म होने पर इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। वो फॉल्ट वगैरह बात अलग हो जाती है, वायर वायर का जलना। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का यहाँ पे अल्फा का मान बढ़ता है। और बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप भी देख लिया अपन ने। अब होता ये बहुत टाइप से होता है, लेकिन अपने जो पीरियोडिक टेबल में है उसके जो मेन है वो क्या है, अपने पास 14th ग्रुप है, इसी के एलिमेंट है। अपने को कार्बन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी गैप जो है वो कार्बन की क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, इसका एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, कार्बन को छोड़ देते हैं। उसके बाद कार्बन के नीचे आते हैं सिलिकॉन, और फिर आता है क्या, जर्मेनियम। सिलिकॉन जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। ये जो आता है ये कितने नंबर पे आता है, इसमें 18 जोड़ दो, 8 4 32 नंबर पे, ठीक है। तो ये 32 नंबर पे हो गया। अब दोनों का जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें इनकी बैलेंसी कितनी आती है, तो दोनों की आती है 4 के आसपास, है ना, +4 ही आती है कार्बन की। तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस आता है, अब ये एटम क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ये जो एटम होता है ये क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास। इसलिए इनका एनर्जी डिफरेंस की बात करें अपन, तो ये हो जाता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप किसके लिए, सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू याद रखनी है, तुम्हें पूछा जाता है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, और यहाँ पे जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों के लिए अलग अलग होता है ना। सिलिकॉन के लिए भी याद रखना है तुम्हें, जर्मेनियम के लिए भी याद रखना है। और इसमें जो चार्ज का फ्लो करवाएगा वो होते हैं मेनली इलेक्ट्रॉन और होल्स। उसकी भी अपन आगे पढ़ेंगे। इसके लिए अपन एग्जाम्पल लेके समझा जाता है किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन के एग्जाम्पल को लेके समझेंगे। ये 14 नंबर पे हो गया, 32 नंबर पे हो गया, ये तुम्हें याद रखना है। अब आगे देखते हैं अपन इसमें क्या, कि कैसे सिलिकॉन में होल्स या इलेक्ट्रॉन फ्लो, चार्ज फ्लो करवाते हैं। सिलिकॉन का अपन देखें तो 4 वैलेंसी होती है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये सहसंयोजी, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिलिकॉन की स्ट्रक्चर देखें तो ये सिलिकॉन 1 हो गया, 4 बॉन्ड बनाएगा, अपन ऐसे बना देते हैं, है ना, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया जाता है इसका। ये 4 बॉन्ड बना लिया, दूसरे सिलिकॉन से जुड़ा हुआ होगा, सिलिकॉन फिर सिलिकॉन फिर सिलिकॉन। अब ये सिलिकॉन भी आपस में दूसरों से जुड़े हुए होंगे ना, ऐसे 4 4 4 4 सिलिकॉन आपस में जुड़े हुए होंगे। ये और भी आपस में इस तरीके से, ज़्यादा नहीं बनाते हैं, बस बहुत है। सिलिकॉन जुड़े रहेंगे, है ना, चार्ज। वैसे ही जर्मेनियम भी जुड़े रहेंगे, सेम स्ट्रक्चर उसका भी आना है। तो जब अपन इसका टेम्परेचर 0 केल्विन, परम शून्य ताप बोला जाता है ना, बिल्कुल 0 केल्विन कर देंगे, तो 0 केल्विन पर ये जो रहेगा अल्फा, इसका देख रहे हैं अपन, तो 0 केल्विन पर ये क्या हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर हो जाते हैं। उस दौरान इसमें कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती। लेकिन अपन अगर देखें नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो उस दौरान ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये भी देखे हैं कि सिलिकॉन के बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आते हैं, पहले ही पढ़े अपन ने। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, इसमें यहाँ पे तो सहसंयोजी बंध बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे
कुछ इलेक्ट्रॉन या तो क्या होंगे, न्यूक्लियस के पास में होंगे, जो क्या था अपने पास वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाए, ऊपर निकल जाए अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, अपने पास इस तरीके से कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे क्या है, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड है। तो ये अगर इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएं, इसमें चले जाएं, तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से, बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं इस तरीके से, तो इसके पास क्या मिल जाएगा, अपने को खाली जगह मिलेगी ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, ऐसा होता नहीं, यहाँ पे खाली खाली चीज़ मिलेगी, हाइपोथेटिकल, ये एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। अगर तुम इसको ढूंढने जाओगे कि होल कहाँ पे है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपनी जगह छोड़ के गया है, किसके अंदर, बैलेंस बैंड के अंदर। कंडक्शन बैंड के अंदर होल वगैरह बनेंगे नहीं, तो बैलेंस बैंड के अंदर यहाँ पे जब जगह छोड़ के जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, होल्स, है ना, होल्स बोलते हैं। आवेश वाहक की तरह बिहेव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए हैं वो भी इसकी तरह बिहेव करेंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं उतने यहाँ पे भी थे, है ना, मतलब ये अगर देखें तो ये पूरा क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से जाता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता ही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मतलब यहाँ पे सेमीकंडक्टर के अंदर दो टाइप के अपने पास क्या मिलेंगे, चार्ज फ्लो करने वाली वैरायटी मिलेगी। एक होंगे क्या, होल्स, और एक होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, होल्स कैरी करते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज। दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। कैसे क्रिएट होते हैं, तो ये बैलेंस बैंड के अंदर क्रिएट होते हैं जब इसको बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर कंडक्शन करवाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बैलेंस बैंड के अंदर से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ छोड़ के ऊपर आ जाते हैं, उस खाली जगह को अपन क्या बोलते हैं, इनका नॉर्मली अस्तित्व एग्जिस्टेंस है नहीं, है ना। ये क्या करवाते हैं, नॉर्मली चार्ज फ्लो करवाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसका जो देखा जाए तो चार्ज तो सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं, मास इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसा मान सकते हैं अपन कि यहाँ पे प्रोटॉन क्रिएट हो गए, है ना, प्रोटॉन क्रिएट हो गए, जैसे अपन ने रेडियो एक्टिविटी में भी देखे थे। उसी तरीके से एक हाइपोथेटिकल माना गया, ऐसा एक्चुअल में ढूंढने पे कुछ मिलता नहीं है। इसके नंबर में भी कोई इजाफा नहीं होगा, 14 है इसका नंबर, प्रोटॉन का तो 14 ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाइपोथेटिकल चीज़। तो होल, इलेक्ट्रॉन, इन सब की जो भी अपने पास था सिद्धांत, थ्योरी, वो समझ में आ गई होगी। कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। अब इनका जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि इनका जो मास मैंने पहले बोला है कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो तुम याद रखना है कि बैलेंस बैंड में क्या बनते हैं, होल्स वगैरह बनते हैं, आगे अपन पढ़ने वाले, ठीक है। शायद गेट पे कोई आया है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये जो कहना चाह रहा था, अगर मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल अपने को बाहर में से मिलेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो पूरे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन में कोई कमी नहीं होगी बॉन्ड बनाने में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, है ना। तो ये जो क्रिएट हो गए हैं, अब ये भी ऊपर आ जाते हैं कंडक्टिविटी में, तो इसे अपने को कहीं कहीं पे होल देखने को मिलते हैं। सारी चीज़ें क्लियर करते चलना है यार अभी, है ना। ये सेमीकंडक्टर में ये चीज़ें बाद में दिक्कत देती है। एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर का कम होता है, अल्फा इसका नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। 14th ग्रुप के ही मेन एटम्स लेते हैं। और अगली बात कि यहाँ पे ये जो बनते हैं होल्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो अपन ने बैलेंसिंग के हिसाब से देख लेंगे, बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब इसके अंदर अगर अपन इम्प्योरिटी मिलाते हैं, डोपिंग बोलते हैं जिसको, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो इसमें बहुत हद तक फ़र्क पड़ जाता है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है अपन आगे समझते हैं। डोपिंग मतलब अशुद्धि मिलाते हैं अपन किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। नॉर्मली हम सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में ले लेते हैं, उनके क्रिस्टल वगैरह जो कि FCC की तरीके से व्यवस्थित होते हैं, वो अपने काम के नहीं। तो उसमें अपन अब क्या करेंगे, थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं। कितनी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो मिलाते हैं 10⁻6 अगर अपन मान के चल रहे हैं सिलिकॉन, तो उसमें 1 मिलाते हैं हम इम्प्योरिटी। तो अपन बोल सकते हैं कि जो डोपिंग मतलब क्या, इम्प्योरिटी मिलाना ही होता है। तो ये होता है 1 इम्प्योरिटी मिलाते हैं 10⁻6 प्योर सिलिकॉन, जो भी अपन प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी रेशो। इम्प्योरिटी रेशो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत कम मिलाया जाता है, बहुत कम। अब इतने से मिलाने में इतना बड़ा फ़र्क हो जाता है इसमें कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत हद तक चेंज हो जाती है। अब नॉर्मली हम सेमीकंडक्टर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर और एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर में ये डोपिंग की हुई रहती है और प्योर वाले में कोई डोपिंग नहीं की हुई होती है। तो अपन इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं सेमीकंडक्टर को। एक हो जाएगा प्योर और एक हो जाएगा इम्प्योर। अब प्योर में क्या है,
ये होते हैं शुद्ध अवस्था में, ये होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम जो भी अपन ने देखे हैं। इनके बीच जो एनर्जी गैप है वो हमने पढ़ चुके हैं, वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर होल की संख्या क्या होती है, बिल्कुल बराबर और फिक्स होती है। मतलब ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल तो वो भी होते हैं इम्प्योर, क्योंकि उसमें बहुत कम मिलाया जा रहा है। नॉर्मली वो क्या होते हैं, न्यूट्रल ही होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होती है, बराबर। अगर अपन इसमें करंट फ्लो देखें तो करंट फ्लो दोनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी होता है और होल के द्वारा भी होता है। इसको भी अपन को अभी पढ़ना है डिटेल में कि करंट वगैरह कैसे निकाला जाता है। सेकेंड, इम्प्योर है तो इम्प्योर में भी अपन इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक बांट देते हैं नेगेटिव टाइप के सेमीकंडक्टर, नेगेटिव, या इनको अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और एक हो जाएगा क्या, पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव में अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव में पी टाइप बोल रहा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में देखो क्या करते हैं। एन से याद रखना नाइट्रोजन वाला ग्रुप, एन से नाइट्रोजन वाला ग्रुप। हम जो प्योर ले रहे हैं वो कौन सा है, 14th ग्रुप। हम नेगेटिव टाइप एन टाइप जो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे वाला जो आ रहा है वो है हमारे पास 15th ग्रुप। 15th ग्रुप में कौन कौन आता है, तो उसमें आता है, नाइट्रोजन को छोड़ दो, नाइट्रोजन के पास फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, बिस्मथ को छोड़ दो। ये हमारे पास है नेगेटिव टाइप में, ये मिलाया जाता है। ये क्या होते हैं, पेंटावेलेंट होते हैं, ये पंच संयोजी बोला जाता है, पंच संयोजी अशुद्धियाँ। इनको हम अशुद्धि के तौर पर मिलाते हैं। मतलब कि हमारे पास 10⁶ सिलिकॉन है तो उसमें एक फास्फोरस, एक ऑर्सेनिक या एक एंटीमनी मिला दो। पॉजिटिव टाइप में हम लेते हैं क्या, 13th ग्रुप। 13th ग्रुप के एग्जाम्पल क्या हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब आ जाएंगे इसमें। इसमें नाइट्रोजन को छोड़ दिया गया है। देखो अब इसमें डिफरेंस क्या है मेजर, कि इनकी जो बैलेंसी होती है वो 5 होती है, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इनकी जो बैलेंसी थी वो 4 थी, ये 5 है, पंच संयोजी है, ये त्रिसंयोजी है, टेट्रावेलेंट है, और ये पेंटावेलेंट है। ये क्या थे, तो क्वाड्रीवेलेंट थे, ये 14th वाले, ये 15th वाले हैं। तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है पी, इन सब के पास, फास्फोरस के पास 5 अपने पास हो जाएंगे, है ना। इनके पास क्या हो जाएगा, अगर अपन एल्यूमिनियम को भी उठा लें तो इसमें होता है क्या, 3। मतलब इसमें एक कम है, इसमें एक ज़्यादा है। और इसमें कितनी थी बैलेंसी, जैसे अपन सिलिकॉन को उठाएं तो उसकी क्या थी, 4। दिख रहा होगा कि एक ज़्यादा, मतलब 5 बनाएगा, एक कम है। तो यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे किससे, होल से। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे किससे, होल से। और इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे 3 हो गए ना, और यहाँ पे कितना है, 4 है, तो एक कम हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये मिलाने पे कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम, और होल क्या होंगे, ज़्यादा। इस तरीके से अगर अपन इसको स्ट्रक्चर वाइज समझें तो यहाँ पे नॉर्मली क्या रहते हैं, दोनों बैलेंस ही। अगर अपन इसमें देखें, स्ट्रक्चर वाइज देखें, तो हमने देखे थे कि सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, ये 4 बैलेंस ही बनाएगा ना, इस तरीके से। अब अगर इसमें मैं एक फास्फोरस मिला दूं, मैंने यहाँ फास्फोरस बना दिया, तो फास्फोरस क्या बनाएगा, 4 वैलेंसी तो बनाएगा। अब सिलिकॉन के बीच में उसने 4 वैलेंसी बनाया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या हो रहा है, बच रहा है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, उसके पास में ही छोड़ देगा। तो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा। और अगर अपन इसमें देखें तो यहाँ पे सिलिकॉन 4 बना रहा है, और इसमें अगर एल्यूमिनियम मिला दूँ तो एल्यूमिनियम कितनी बनाता है, 3। तो एक बैलेंसी तो एल्यूमिनियम की खाली है, तो वहाँ पे क्या बन गई, खाली जगह, तो वो क्या बना लेगा, होल। तो दिख रहा है कि होल क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव टाइप में, और ये नेगेटिव टाइप बोल रहे हैं। नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। होल क्या करते हैं, पॉजिटिव क्रिएट करते हैं। अपन इसको डायग्रामेटिक देखें कि इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में तो क्या डिफरेंस आएगा। देखो नेक्स्ट इस तरीके से हम इसको डायग्रामेटिक देख सकते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस, बीच में एनर्जी गैप तो होगा, है ना, एनर्जी गैप के लिए मान लेते हैं कि एनर्जी गैप होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाय चांस अगर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि प्योर इम्प्योर एन टाइप पी टाइप, तुम कैसे पहचानोगे, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया कौन सा पी टाइप है कौन सा एन टाइप है, तो कैसे बताना है, ये डायग्राम देख के। यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई, ये प्योर है। प्योर है मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, बैलेंस बैंड से आएंगे, कहाँ पे, चालन बैंड में। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में, बैलेंस बैंड से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नीचे होल, है ना, ये बन गया अपने पास खाली कोटर, ये खाली जगह बन गई, होल बन गया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या है, बराबर संख्या में है, जितने ऊपर जाएंगे उतनी बैलेंस बैंड में
क्या बनेंगे, अपने पास होल्स बनेंगे। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप में अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। ये जो अपने पास लेवल एनर्जी लेवल मिलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लाना पड़ा क्या, है ना। मान लो कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से बाई चांस अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन बुला लिए और यहाँ पे अपने पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो किस टाइप का है, डोनर टाइप का बोलेंगे उसको, क्योंकि ये क्या है, पहले से ही इसने एक्सेप्ट नहीं करा है, वो नीचे से एक्सेप्ट नहीं करा है, ये खुद के ही दे रहा है, इसलिए ये किस टाइप का बनेगा, डोनर टाइप का। तो एन टाइप में डोनर टाइप आएगा। और यहाँ पे बात करें अपन किसमें, इसमें बैलेंस में इलेक्ट्रॉन में, तो ये लेयर याद रखनी है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन की लेयर, ये इलेक्ट्रॉन की लेयर है, यहाँ पे भी हार्ड अपन ने इलेक्ट्रॉन की लेयर ही बनाई, ये इलेक्ट्रॉन की लेयर कंडक्शन बैंड की तरफ अगर है तो वो डोनर टाइप का है, और उसमें क्या आएगा, एन टाइप आएगा। अगर ये, अब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं पॉजिटिव टाइप, मतलब यहाँ पे अपने एक कम बैलेंसी, यहाँ पे हमने 3 बैलेंसी थी, यहाँ पे 5 थी, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे अब क्या बनेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन एक ही आया बाई चांस, तो अपने को वापस से इलेक्ट्रॉन नीचे से मंगाने पड़ेंगे। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन मान लो नीचे से बुलाए, नीचे क्या बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे, नीचे से अपन ने ऊपर बुलाए। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल बना है वो किस टाइप का बना है, एक्सेप्टर का, क्योंकि वो बैलेंस बैंड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेप्टर टाइप का, और ये बनेगा क्या, डोनर टाइप का। तो ये मेजर डिफरेंस है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, सॉरी, ये एनर्जी जो है हम नीचे से मंगा रहे हैं ना, यहाँ पे, तो जब इलेक्ट्रॉन की जो है लेवल वो इस टाइप का आए, और नीचे क्या हो जाएगा, अपने पास होल की संख्या ज़्यादा है और होल की संख्या कम है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप, एन टाइप, और ये वाला बनेगा अपने पास पॉजिटिव। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का लेवल दिख रहा है वो कहाँ है, एनर्जी लेवल से नीचे वैलेंस बैंड की तरफ, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का लेयर दिख रहा है वो किसकी तरफ है, कंडक्शन बैंड की तरफ। तो ये मेजर डिफरेंस तुम डायग्राम देख के बता सकते हो। इसमें क्या है, सेम ही एनर्जी डिफरेंस में कोई इलेक्ट्रॉन की लेयर वगैरह है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट बता दोगे, ये मेजर डिफरेंस हुआ। अब अपने को मेनली क्या पढ़ना है, इन तीनों से रिलेटेड चीज़ें। यहाँ पे जो आए अपन ने लिखे थे करंट IE प्लस IH, इसमें दोनों में, तो ये किस तरीके से मास एक्शन के फॉर्मूले के तौर पे इसको पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है, वो भी करेंगे अपन। इसमें मास एक्शन लॉ लगता है, मास एक्शन लॉ, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। ये बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन और होल हैं उनका इनटू इलेक्ट्रॉन और होल जितने भी n मतलब नंबर ऑफ होल्स, n मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ne और NH, ये इस बराबर होता है अपने पास Ni का स्क्वायर। मतलब ये दोनों मिलके करंट फ्लो करते हैं। ये I मतलब यहाँ पे करंट फ्लो करवाने वाली जो भी चार्ज फ्लो करवाएगा उसका नंबर है, क्वांटिटी है। Ni मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन और होल मिलके करवाते हैं। अब इसको समझने के लिए अपन, मतलब समझ में तो आ ही गया होगा क्या ही है उसमें। अपन पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से, जैसे अपन ओम का परिपथ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो देखा ही होगा जब ओम वाला नियम चैप्टर पढ़े थे अपन ने, रेजिस्टेंस वाला। ये कोई वायर है, इससे अपन ने बैटरी जोड़ दिए हैं, है ना, इसमें वोल्टेज लगा दिए हैं, यहाँ पे ये फ्लो करेगा। इसकी जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो जाएंगे, और करंट कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में। V है V/L, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करेंगे V/L। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह वगैरह सब आता है, जिसका एक कॉमन फार्मूला बनता है करंट के फॉर्म में, I बराबर NE/AVD, ये वाला होगा। अब यहाँ पे अपन सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें दो स्पीसीज हो गई, एक इलेक्ट्रॉन वाली भी हो गई है और एक होल वाली भी हो गई। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे अब जो करंट फ्लो करेगा वो दोनों की वजह से करेगा, तो हमको दोनों का क्या लेना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, दोनों के नंबर भी अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे I बराबर IE प्लस IH, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो होल के लिए अलग और इलेक्ट्रॉन के लिए अलग करंट होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यही बनेगा जैसे इसका लिखे वैसा ही, जैसे कि I बराबर I, यहाँ पे क्या जाएगा NE/AVE, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए क्या है यहाँ पे, तो इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है। NE मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस NH होल के लिए A हो जाएगा, और VD हो जाएगा, VD नहीं VH हो जाएगा, होल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सब उसी चैप्टर में पढ़ते हैं, तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अगर करंट निकालना है तो इस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो। अब ये जो फॉर्मूला बना है ये किसके लिए बना है, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर के लिए बना है, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए बना है।
यहाँ पे पहला हुआ ये करंट वाला, और भी फॉर्मूले बनते हैं। एक होता है करंट डेंसिटी, उसको भी निकाला जाता है। पहला ये हो गया करंट डेंसिटी, J बराबर होता है I इंटू में A, सॉरी I बाई A, इससे भी देखा जाता है। तो I यहाँ पे A कॉमन कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसके रिगार्डिंग में अपने पास, तो ये NE VE प्लस NH VH, ये वाला हो जाएगा क्या अपने पास करंट का जो भी डेंसिटी बनती है। ये उसी चैप्टर में पढ़ा जाता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये नहीं पढ़ाने वाला मैं। थर्ड फॉर्मूला एक होता है J बराबर सिग्मा ई होता है। तो जब अपन इससे कंपैरिजन करेंगे किसका, NE VE और NE इसका, तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो सिग्मा बराबर बना रहे हैं अपन, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा J बटे E, ये हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ, कैसे, J बाई E है, J की वैल्यू ये है अपने पास, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा बराबर, ये पूरी वैल्यू रख रहा हूँ वो वाली, तो NE VE प्लस NH VH बट्टे में क्या आ जाएगा E। तो E को मैं दोनों बार डिवाइड कर करके लिखता हूँ A से, थोड़ा अच्छे सभ्य समाज की तरह E, और यहाँ पे भी E। ये जो है हमारे पास, सॉरी नीचे VE क्या आना था, NE के नीचे लिख दिया, यहाँ पे आएगा E और यहाँ पे भी आएगा क्या E, ये हो गया E और ये हो गया E। ये दोनों के लिए अलग अलग आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, अच्छा NE है, यहाँ पे सिग्मा बराबर NE कर दूंगा मैं NE, और यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू E लिखा जाता है, प्लस NH और म्यू H, ये आ गया पूरा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हें फॉर्मूला ये वाला याद रखना, ये वाला याद रखना और ये वाला याद रखना। क्यों बताया ये सब, ये बात सब इसलिए बताया, ये उस चैप्टर में पढ़ लेते हैं अपन, कौन से वाले में, ओम वाले, रेजिस्टेंस वाले में। यहाँ पे तीन चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो I बराबर, ये अपन निकालते हैं क्या, करंट फ्लो। अब नॉर्मली कंडक्टर का निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। लेकिन हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का पढ़ रहे हैं, तो दोनों के कारण करंट फ्लो करेगा, तो I बराबर IE प्लस IH आएगा। कभी एग्जाम में पूछे थे, ये दोनों आएगा, ये प्योर के लिए पढ़ रहे हैं अपन। अब सेकंड क्या है हमारे पास, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी जितनी होती है I बाई A होती है, इससे अपन ने फॉर्मूला बना दी, A कट गया। थर्ड हमारे पास है सिग्मा क्या है यहाँ, तो सिग्मा है कंडक्टिविटी, सिग्मा बराबर है कंडक्टिविटी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब मैं तीनों का डिफरेंस बताया था। और सिग्मा बराबर होता है 1 बाय रो, जो होता है रेजिस्टेंसिटी, 1 बाय रो आ जाएगा। तो अब तुम्हें ये सारे फॉर्मूले याद रखना है। यहाँ पे म्यू ई और म्यू एच क्या है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, मूवमेंट के उससे नापते हैं, कैसे देखते हैं, तो वी ई बाय क्या हो जाता है, ये ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इसके ऊपर अप्लाई होता है। इतने सारे फॉर्मूले तुम्हें तीन याद रखने हैं। अब अपन ने कितने पढ़े थे, तीन पढ़े थे, इसके अकॉर्डिंग भी देखना है अपने को, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, तो ये किसके लिए है, ये प्योर के लिए ही दिया गया है, प्योर के लिए। अब अपने को देखना है तीनों के डिफरेंस, इसको बिना मिटाए मैं दिखूंगा। देखो यहाँ पे प्योर की बात करते फिर क्या, इम्प्योर में भी कौन सा टाइप, एन टाइप, और सेकेंड अपने पास थर्ड कौन सा आ जाएगा अपने पास, पी टाइप, है ना। तीन अलग अलग हो जाएंगे, तीनों के लिए देख रहे हैं अपन। तो प्योर में क्या होता है, एन ई बराबर एन एच होता है दोनों में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज़्यादा, और यहाँ पे नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, है ना। तो जब कभी होल का नंबर ज़्यादा हो तो वो पी टाइप होगा, क्वेश्चन में कभी होल के नंबर ज़्यादा देगा, क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा वो पी टाइप, लेकिन कभी इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा देगा तो वो एन टाइप है। तो यहाँ पे करंट फ्लो किसकी वजह से होगा, दोनों आई ई प्लस आई एच, और यहाँ पे किसकी वजह से होगा, तो मेनली आई बराबर आई ई आएगा लगभग, और यहाँ पे क्या आएगा, आई एच बराबर आई बराबर आई एच आएगा, मेनली तो यही आना है ना। तीनों में डिफरेंस आएगा। अब ये फॉर्मूले अपन अप्लाई करें, अगर अपन ये फॉर्मूले अप्लाई करें तीनों, करंट का क्या था, ये वाला था, तो एन ई वी ई बचेगा कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लगेंगे, ये वाला लगेगा, तो यहाँ पे करंट बराबर क्या हो गया, एन ई ए वी ई प्लस एन एच ए वी एच। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ करंट इलेक्ट्रॉन आएगा, वो वाला क्या कर दो, होल वाला छोड़ दो, तो आई ई, यहाँ पे आई ई लिखेंगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण। और यही अपन क्या करते हैं, नॉर्मली पढ़ते हैं, जो भी अपन कंडक्टर में जो अपनी देखते हैं क्या, अपना कंडक्टर देखते हैं, चालक देखते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाला लगेगा, एन ई ए वी ई, अपन वहाँ पे वी डी लिख देते थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे होल के कारण आएगा पी टाइप में आई एच बराबर एन एच ए वी एच,
ठीक है, तीनों चीज़ें क्लियर। बाकी ये फॉर्मूले भी तुम अप्लाई करके देख सकते हो, बस सिग्मा यहाँ पे अप्लाई करके देखना है। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बना था, एन ई म्यू ई। सिग्मा यहाँ पे क्या लगेगा, तो दोनों के लिए फॉर्मूला लगेगा एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, दोनों के लिए लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, सिग्मा बराबर, अब यहाँ पे सिग्मा सिर्फ किसकी, कंडक्टिविटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हो जाएगा एन ई म्यू ई। यहाँ पे म्यू किससे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि उसकी मूवमेंट कितनी है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बता रहा है। और यहाँ पे क्या जाएगा, होल की मूवमेंट बताएगा, गतिशीलता बताएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, सिग्मा एच बराबर एन एच, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, म्यू एच। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये तीनों में डिफरेंस देख रहे हैं अपन क्या, मास एक्शन लो, ये वाला जो मास एक्शन लो सिर्फ इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलके करंट फ्लो करवाते हैं। लेकिन जब अपन इसमें अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो ये सारे फॉर्मूले अपन ने अप्लाई करके देखे ओम वाले चैप्टर से, तो सभी में डिफरेंस आया कि प्योर में क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं मास एक्शन लो। तो इस तीनों में अपने को अप्लाई करके देखना है, बस दोनों का इंटू हमेशा क्या होगा, तो वो आई को ही बताएगा, दोनों का इंटू। यहाँ पे जब कम ज़्यादा हो तो इंटू करके भी वही आना है, यहाँ पे भी वही आना है। यहाँ पे करंट फ्लो दोनों की वजह से हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल, और ये फॉर्मूले इस पे अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का इंटू करके क्या आ जाता है, करंट फ्लो करवाने वाले इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, आई स्क्वायर कर देते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2011 का क्वेश्चन है, क्या पूछा था इसने कि सिलिकॉन में अपने पास इलेक्ट्रॉन और होल का जो नंबर है वो 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब है। अगर इसमें इंडियम IN की डोपिंग कर दिया जाए तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब इंडियम किस में आता है इंडियम आता है बोरॉन वाली फैमिली में, जो कि 13 ग्रुप है। तो एक कम वाला अगर बना रहे हैं तो वो पॉजिटिव टाइप का बनता है, तो तुम्हें दो ऑप्शन तो वैसे ही कट कर देने चाहिए N टाइप वाले, क्योंकि इंडियम किस में आता है, बोरॉन फैमिली में, और बोरॉन फैमिली से अपन क्या बनाते हैं, 13th वाले से P टाइप के बनाते हैं। तो P टाइप वाले दो ऑप्शन। अब सेकंड उसने ये भी बोला है कि ये पूछा है तुमसे सेमीकंडक्टर कितने किस टाइप का होगा, और सेकंड क्या पूछा तुमसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। इंडियम की डोपिंग करने पर इतने हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। तुम्हारे पास क्या है, एक ही ऑप्शन है, मास एक्शन लो लगाना है, Ne × NH बराबर Ni का स्क्वायर कर दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे Ni क्या रखोगे, जब स्टार्टिंग प्योर कंडीशन में होता है उसी को अपन रखते हैं, तो यहाँ पे रख दो। अब NH उसने दिया है तो NH दिया भी है, तो ये 4.5 ये रख दो और निकाल लो। Ne निकालना, Ne, और ये कितना हो जाएगा 4.5 × 10⁻22 बराबर Ni मतलब 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर। सॉल्व करना भैया, Ne बराबर क्या जाएगा 1.5 का स्क्वायर 2.25 और 16 दूनी 32 बट्टा 4.5 × 10⁻22 कट पिट के 10 बचेगा, ये कटेगा तो कितना बचेगा 4 × 5 = 20 मतलब 0.5। तो इसको अपन फाइनली लिख सकते हैं 5 × 10⁹ पर मीटर क्यूब। तो ये तुम्हारे पास Ne भी आ गया, तो Ne क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ये वाला नहीं होगा। इस तरीके से निकालना है। तो पहले तो कुछ स्मार्ट वर्क करना कि इसने जिस तरीके का क्वेश्चन दिया है पहले ये रखना है। तो यहाँ पे कभी भी होल या इलेक्ट्रॉन का नंबर देगा, होल या इलेक्ट्रॉन का नंबर देगा तो उसके साथ वो एटम भी देगा किस टाइप की डोपिंग की जा रही है, तो उस टाइम पे तो ऑप्शन हटा देना, बाकी के इस फॉर्मूले से निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखना है अपने को क्या, PN जंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसके ऊपर आता नहीं है, बाइसिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, पर PN जंक्शन पहले बनता कैसे है वो देखा जाता है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है बाइसिंग, और भी टर्मिनोलॉजी है, पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। तो जब हम PN जंक्शन बनाते हैं तो वो बनाते हैं क्या, नो बाइसिंग पर। नो बाइसिंग मतलब इसमें कोई करंट हमने बाहर से अभी दिए नहीं, हमने क्या करे हैं, एक P टाइप का सेमीकंडक्टर लिए और एक N टाइप का, उसको क्या करे, मिला दिए। जैसे ये इस तरीके से है और हमने दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए। तो अब इसमें क्या क्या कम्युनिकेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं इन दोनों के मिलने पर, वो हमको पढ़ना है। सेकेंड, PN संधि डायोड को किस तरीके से दर्शाते हैं, PN जंक्शन को, तो PN को इस तरीके से दर्शाते हैं, ये इसको P टाइप और इधर N टाइप, इस तरीके से। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या प्रदर्शित करता है वो देखेंगे। तो नॉर्मली P टाइप में क्या होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव, और N टाइप में क्या होते हैं, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए हमारे पास, मान लो 2 P और N, ये P है और ये N है। P में क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, बहुत सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव।
थोड़ा छोटा छोटा ही बना रहे हैं अपन। तो जब अपन ने इसको अब मिलाए, ये जस्ट मिलाए है ना, जस्ट कनेक्ट कर दें, जस्ट कनेक्ट कर रहे हैं। अभी अपन ने इसमें कुछ भी नहीं करे, कोई टाइम नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं, जस्ट इसको हमने क्या करे, कनेक्ट कर दिए। एन में नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है, ऐसा लिख भी देते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या है, होल्स है, होल्स ज़्यादा है। अब जैसे ही हम मिलाएंगे तो क्या होता है, जब नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, पॉजिटिव को खाएंगे आके, है ना, खाएंगे, ये आते जाएंगे। अब थोड़ी सी टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ यार, ज़्यादा पॉजिटिव दिखाने चाहिए अपने को। ये हो गया। अब क्या हुआ, देखो जैसे ही मिलाए उसके कुछ टाइम बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खाली जगह में जाके क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम मान के चल रहे हैं कि इधर से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे इस तरीके से, यहाँ पे एक लेयर बना लेंगे इधर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं किस में, पी टाइप में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब वहाँ पे होल बन गए, ये होल हो गया, ये हो गया। इसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न। जस्ट हमने कनेक्ट करे, फिर उसके बाद क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न, विसरण होने लगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न विसरण होने लगा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर तो आ गए हैं, तो उधर साइड होल चले गए। अब ये होल भी क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ वापस खींचेंगे। अब जो और इलेक्ट्रॉन आने वाले थे उनको कौन रोक देगा, ये इलेक्ट्रॉन रोक देंगे, है ना। इस कारण से अब देखो पूरी प्रक्रिया क्या होगी, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको आने से मना कर देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव वापस खींचेंगे। तो दो रास्ते हो गए ना। ये थोड़ा टाइम लगता है पीएन संधि डायोड बनाने में ना, पीएन जंक्शन बनाने में। जंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, जब अपन ने मिलाए नॉर्मल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे वैसे हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन साइड से कुछ होल उधर चले गए, ऐसा नहीं बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन से कुछ होल, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हुआ, जिसके कारण एक करंट फ्लो करेगा हल्का सा। इलेक्ट्रॉन के इस साइड गए तो इस साइड में करंट फ्लो करेगा, जिसको अपन बोलेंगे क्या, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन नहीं लिखते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि ड्रिफ्ट भी आएगा, अभी नाम नहीं लिखते हैं अपन, डायरेक्ट लिख देते हैं, डिफ्यूजन ही लिख देते हैं। ये डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा, और उस टाइम पे कुछ ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये एक इस तरीके से दोनों आना जाना चला रहा है, बस एक इक्विलिब्रियम चाहिए अपने को, इक्विलिब्रियम चाहिए, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन होल्स कहाँ, इधर शिफ्ट हो गए। अब ये वाले जो होल्स हैं इस साइड वाले, ये इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे, ऐसा आना जाना चला जा रहा है। तो ये स्टार्टिंग की बात है जब डिफ्यूजन होने लगा है। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ से ये वापस जाने की कोशिश करेंगे, उस दौरान इस साइड एक करंट फ्लो कर रहा है, डिफ्यूजन, और उसी दौरान यहाँ पे इस साइड एक करंट फ्लो करेगा इनके बीच के कारण। इसको बोलेंगे अपन क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है, ड्रिफ्ट मार रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है ना, अपवन हो रहा है, उल्टा जा रहा है। तो दो टाइप के करंट फ्लो करें। मैकेनिज्म क्या है, ये मिला है अपन ने, इधर उधर ट्रांसफर होना था, वो डिफ्यूजन होने लगा, तो उस टाइम पे डिफ्यूजन करंट फ्लो करने लगा। लेकिन कुछ टाइम बाद इधर के जो इलेक्ट्रॉन थे ये वापस उधर जाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक लेयर से बन गई है, पॉजिटिव इसको खींचेंगे, जिसके कारण एक और करंट फ्लो करने लगेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये सब हो रहा है ना। इस दौरान एक ऐसा एरिया हो जाएगा ये वाला, है ना, इसको बोलेंगे अपन अवक्षय पर्द, डिप्लेशन लेयर। इसको अपन अभी पढ़ते हैं क्या, कब बनती है। तो ऐसे ये कंडीशन चलते जा रही। अब आ जाता है क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में क्या होगा, यहाँ पे ये बन चुकी है लेयर, है ना, इस तरीके से बन चुकी है। इधर आ चुके हैं अब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव जितने आने चाहिए थे, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पे, अभी मैं समझा रहा हूँ, फटाफट बना देता हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव। अब देखो इक्विलिब्रियम क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पर
इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि सेम मूवमेंट, क्या स्पीड क्या हो गई आने जाने की सेम, मतलब अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे वो क्या हो गए सेम, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न जा रहे थे वो भी क्या हो गए सेम। जो रिटर्न जाने टाइम उल्टे जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है, और जो नॉर्मली इधर से इधर आ रहे हैं उसके कारण कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, डिफ्यूजन करंट। तो इक्विलिब्रियम पर डिफ्यूजन करंट और बराबर हो जाएगा क्या, ड्रिफ्ट करंट, दोनों हो जाएंगे बराबर, इसको बोलेंगे अपन अब जंक्शन। और इस दौरान यहाँ पे एक इस तरीके की एक लेयर बन जाएगी जिसको क्या बोलेंगे अपन, डिप्लीशन लेयर। ये जो पूरी लेयर बनी है इसको बोलेंगे क्या, डिप्लीशन, अवक्षय परत, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, एक लेयर बन गई है। अब इस लेयर की खास बात क्या है, इस लेयर की खास बात ये है कि ये दोनों न्यूट्रल हो चुके हैं, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन और होल नहीं मिलेगा क्योंकि ये आने जाने में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में समा चुके हैं। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस लेयर की ये खास बात होगी। अब ये लेयर जितनी कम होगी करंट फ्लो उतने अच्छे से होगा, क्योंकि अभी अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पीएन का बाइसिंग करना। अभी ये जो पूरा पढ़े हैं हमने कैसे पढ़े हैं, तो ये नो बाइसिंग पे पढ़े, इस तरीके से दर्शाते हैं कितनी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये जस्ट कनेक्ट करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करें तो एक डिफ्यूजन करंट फ्लो करने लगा। कैसे करने लगा, इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आए तो सीधी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट फ्लो करने लगा। लेकिन जब थोड़े टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न मुड़ने लगेंगे, तो स्टार्टिंग में तो डिफ्यूजन करंट क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसको ड्रिफ्ट करंट क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा, क्योंकि इधर वाले इलेक्ट्रॉन फिर इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये वापस जाने की कोशिश करेंगे। अब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आते क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इनको रोकते भी हैं। तो ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन हो गया दो, इक्विलिब्रियम पर दोनों करंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस कारण से यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, डिप्लीशन लेयर, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होता है। ये से बनता है क्या, पीएन जंक्शन। इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब क्या होता है, इसमें एक वेरियर वोल्टेज भी आ जाता है। वेरियर वोल्टेज कैसे, ये जो लेयर पूरी बनी है अब ये इलेक्ट्रॉन को इधर उधर जाने नहीं देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन अब आ रहे थे तो ये एक लेयर बन गई है ना। तो इस दौरान देखो ये दो लेयर हो गई, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली। दिख रहा होगा अच्छे से कि ये पॉजिटिव वाली है और एक नेगेटिव वाली। ये क्या होगा, हाई पे होगा। अगर अपन सिर्फ डिप्लेशन लेयर की बात करें, ये हाई पे होगा और ये लो वोल्टेज पर होगा, लो वोल्टेज पर होगा। तो इधर से अब ये इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देगा, तभी तो ये लेयर यहीं पे स्टेबल हो जाएगी। ये बहुत ही मिली में होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻6 मीटर में होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। इधर हाई है और इधर लो वोल्टेज है ना, हाई और लो वोल्टेज है। इन हाई और लो वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं अपन क्या, बैरियर वोल्टेज, जो कि अब नए इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देगा। जहाँ तक पहुँच जानी थी वहाँ तक चली गई, इतना वोल्टेज बनना था, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को पार नहीं कर पाएंगे। तो अपने पास कितनी चीज़ें हो गई हैं, कितनी चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहले तो एक डिफ्यूज़न करंट बराबर क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट, दोनों बराबर होते हैं किसमें, पीएन जंक्शन पे। सेकंड नंबर पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है, डिप्लेशन लेयर बन जाती है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन होल नॉट एग्जिस्ट होता ही नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास एक वेरियर वोल्टेज बन चुका है। वेरियर वोल्टेज क्या करता है, अब उस इक्विलिब्रियम के अंदर नए इलेक्ट्रॉन को आने से रोक देता है। किस से, इसकी डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ हो रही है, तो एन साइड वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव होने के कारण हाई होता है और इस साइड क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ये जो वेरियर वोल्टेज है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग होता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है, और इसके लिए होता है 0.3V। तो ये अच्छे से तुम्हें ये चीज़ तो याद रखनी है ना। वेरियर वोल्टेज ये आता है क्योंकि जितना भी वोल्टेज तुम अप्लाई कर रहे हो उतना तो ये खा जाएगा। क्यों खा जाएगा, क्योंकि ये इधर से इधर अब चार्ज फ्लो करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन जब अपन वाइसिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये जो वेरियर है इसको तोड़ना पड़ता है। उस टाइम पे ये वेरियर वोल्टेज अपन जितना भी अप्लाई करेंगे उतना तो ये खा जाता है। तो अगर सिलिकॉन का अपन ने सेमीकंडक्टर लिए तो वो 0.7 खा जाएगा और ये कितना खा जाएगा, 0.3 खा जाएगा। अब अपन करते हैं इसकी बाइसिंग की। बाइसिंग पे क्या होता है, तो दो तरीके से इसकी बाइसिंग की जाती है। कैसे, एक अग्र अभिनति है ना, फॉरवर्ड मतलब अग्र अभिनति, और यहाँ पे रिवर्स मतलब पश्च अभिनति हिंदी में। और डी ऐसे याद रखना है तुम्हें कि फॉरवर्ड मतलब एक्टिव फॉर्म है इसका और ये डीएक्टिव फॉर्म है। अब कैसे करते हैं, देखो डायोड को जोड़ते हैं तो हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेते हैं। आधा पोर्शन अपन पी बोल देते हैं, आधा एन बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव साइड है ना, और ये क्या है, नेगेटिव साइड है। इस साइड तो नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा ना।
सेंटर में जो लेयर बनेगी, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आधा अपने पास है एन टाइप, एन और पी। यहाँ पे अब इस साइड तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस साइड में इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सेंटर में जो लेयर बनी थी वो लेयर कैसे बनी थी कि इस साइड में अपने पास आ गए थे क्या, थोड़े से होल्स वगैरह, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर आ गए थे अपने पास क्या, नेगेटिव। तो एक लेयर सी बन गई थी जिस लेयर को अपन बोल रहे थे डिप्लेशन लेयर, जो कि पहले ही अपन पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन बना लेते हैं तो उसमें पहले ही डिप्लेशन लेयर बन चुकी होती है और उसी के अंदर एक वेरियर पोटेंशियल भी हो जाता है और उसी के साथ इसमें दो टाइप की करंट भी हो जाते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम पे तो दोनों बराबर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बराबर है और क्या है, डिफ्यूजन लेयर भी, डिफ्यूजन करंट भी बराबर है। अपन यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स में इसमें क्या करवाएंगे, तो बैटरी लगवाएंगे। ये भी मैं फटाक से बना देता हूँ। अब इसमें अपन लगाएंगे क्या, बैटरी। इसमें फॉरवर्ड में अपन क्या करते हैं, जो पॉजिटिव है, P मतलब पॉजिटिव, तो उसके साइड अपन बैटरी का पॉजिटिव लगा देते हैं। इसमें रिवर्स मतलब उसका उल्टा करना है, पॉजिटिव के साथ क्या लगाना है, नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ लगाना है क्या, पॉजिटिव। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें तो इसमें ही आती है, इसमें तो कुछ नहीं आती है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसको पढ़ना है, कितनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो, सबसे पहले तो डिप्लेशन लेयर के बारे में देखना है कि किसमें ज़्यादा किसमें कम, डिप्लेशन लेयर। सेकंड नंबर पे बैरियर पोटेंशियल। अब यहाँ पे उनके नाम भी थोड़े बदल दिए जाते हैं, बैरियर वोल्टेज, इसमें बैरियर बोलने लगते हैं और इसमें नी वोल्टेज बोलने लगते हैं। थर्ड नंबर पे हमें ध्यान रखना है क्या, अपनी जो ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न करंट था उसका। ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न एक्चुअल में तो बराबर होती हैं, लेकिन इसमें भी अपने को देखना है क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव ये वोल्टेज लगाया तो यहाँ से पॉजिटिव गया, इसमें क्या क्या था, एक तो इसमें बैरियर था, इसमें मतलब इधर से इधर जाते टाइम कौन सी धारा आ रही थी, तो नॉर्मली इस साइड में अपने पास डिफ्यूज़न करंट आ रहा था और इस साइड में अपने पास आ रहा था उसका ड्रिफ्ट, उल्टा ड्रिफ्ट आ रहा था, है ना। एक्चुअल में होता क्या था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो ड्रिफ्ट आएगी, डिफ्यूजन आएगी, है ना। तो छोटा सा लिख दो डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो उसके उल्टे कौन सी आएगी, ड्रिफ्ट करंट आएगा और ये हमारे पास एक लेयर बन जाएगी क्या, डिप्लेशन लेयर। अब यहाँ पे और इसका जो रिवर्स वोल्टेज भी लगा रहेगा जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, बैरियर वोल्टेज। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से अपन दिए, है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज हाई है तो इलेक्ट्रॉन इधर वाले तो इधर निकल के जाने लगेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन तो उल्टे जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब करंट फ्लो कैसे करता है, तो उसका उल्टा करता है। सॉरी, इधर नहीं कर रहे हैं, ये तो करंट फ्लो था। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आने लगेंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये उच्च तरफ आने लगे ना, नेगेटिव इधर आएगा और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या उछाल मारने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन उछलने लगेंगे, कूदने लगेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो अब इस दौरान देखो सपोर्ट किसको मिल रहा है, डिफ्यूजन करंट को मिल रहा है या ड्रिफ्ट करंट को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो डिफ्यूजन करंट को क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो इस कारण से इधर एक करंट फ्लो और बढ़ने लगेगा, कौन सा वाला, डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास। तो ये लेयर क्या हो जाएगी, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर ही आ रहे हैं और करंट फ्लो इधर कर रहा है तो ये लेयर क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, ये लेयर और छोटी हो जाएगी। मतलब इसमें कितनी चीजें हो गई, डिप्लेशन लेयर घटती है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होती है ना, डिक्रीजिंग होती है। सेकेंड, जो वेरियर वोल्टेज है, वेरियर वोल्टेज क्या हो जाएगा, बैरियर वोल्टेज इस साइड में लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, एक बैरियर, इसको अपन अब यहाँ पे नी वोल्टेज बोलते हैं, इसमें अपन अब इसको नी वोल्टेज बोलने लगते हैं, नी वोल्टेज। इसके बाद इसको ऐसे समझ लो कि ये ब्रेक हुआ, बैरियर वोल्टेज ब्रेक हो गया या नी वोल्टेज, ये अगर ब्रेक हो गया, अब ये ब्रेक कैसे होता है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली अपन ने वोल्टेज लगाया ना, इसे ही उसको ब्रेक डाउन में पढ़ते हैं। तो नी वोल्टेज अगर अपन ने अप्लाई करी, ये वोल्टेज क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो इसके बाद नी वोल्टेज के बाद ये ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, करंट फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसको अपन बोलते हैं नी वोल्टेज। वहाँ पे तो वेरियर ही बोलेंगे क्योंकि वो कम करता है। थर्ड, अपने को क्या याद रखना है कि इसमें कौन सा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो डिफ्यूजन वाला, क्योंकि पूरा सपोर्ट तो उसको ही मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर आने लग गए ना, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड, तो करंट क्या फ्लो करने लगा, इधर फ्लो करने लगा, तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होगा,
ठीक है, डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होगा। इसका जो अगर अपन चौथी बात ऐड भी कर दें आर बोले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत कम होगा, लगभग होगा 100 ओम के आसपास इसका रेजिस्टेंस इतना कम होता है। तो ये तो बात हुई अपने पास फॉरवर्ड वाइज में। तो क्या फॉरवर्ड वाइज ही यूज़ करना चाहिए? हाँ, फॉरवर्ड वाइज यूज़ करना चाहिए, लेकिन अपन रिवर्स वाइज भी यूज़ कर सकते हैं जब किसी चीज़ को अपने को बंद करना हो या करंट फ्लो को रोकना हो। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें अपने को वही चीज़ें देखनी है। सबसे पहले इसको समझते हैं क्या होगा। देखो अब यहाँ पे ये इस साइड में पॉजिटिव आ गया है और इस साइड में निगेटिव आ गया है। ये हमारे पास लेयर थी, सेंटर वाली लेयर, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, डिप्लीशन लेयर, जिसमें दो करंट फ्लो कर रहे हैं, इस साइड डिफ्यूजन, इस साइड ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे तो ड्रिफ्ट। तो दो करंट है हमारे पास, फिर से बना लेते हैं, ब्लैक से ही बना लेते हैं। इस साइड में आ रहा है क्या, डिफ्यूजन, इस साइड आ रहा है अपने पास ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, इतनी बात है क्लियर। अब क्या करना है, ये हमने बाइसिंग कर दी, इस साइड पॉजिटिव आ गया और इस साइड नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाने लग जाएंगे, इस साइड जाने लग जाएंगे ना। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे पहले से वो क्या हो जाएंगे, इस साइड जाने लगेंगे। इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा ना। इस साइड क्या थे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन ये वोल्टेज लगाने की वजह से इस साइड के वो क्या जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन खत्म ही हो गए ना, तो और ये वाले इलेक्ट्रॉन जाके इधर से आने लगेंगे, है ना। कुछ समझ में आ रहा है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर से क्या चले जाएंगे, इधर घूम के आने लगेंगे। और पहले से यहाँ पे एक वोल्टेज है अपने पास, वेरियर वोल्टेज, उसकी डायरेक्शन क्या थी, एन से पी की तरफ वेरियर वोल्टेज। और ये वाला वोल्टेज भी अपन ने क्या कर दिया, उसके सपोर्ट में ही लगा दिए, तो और वोल्टेज अप्लाई कर दिए, और ज़्यादा वोल्टेज हो गया। मतलब यहाँ पे वेरियर वोल्टेज और इंक्रीज हो गया। वेरियर वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो ये डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, और ज़्यादा फैलने लगेगी। क्यों फैलने लगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के यहाँ आने लगे, इधर से घूम के यहाँ आने लगे। तो इस दौरान ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट मिलेगा और ड्रिफ्ट करंट बढ़ते जाएगा और ये लेयर क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी और एक टाइम आएगा इसमें करंट फ्लो पूरा खत्म हो जाएगा। तो कितनी चीज़ें याद रखनी है, देखो यही कंपेयर करके देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगी या इंक्रीज, बढ़ते जाएगी ना, घूम के इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगी। सेकेंड, यहाँ पे हमने पढ़े नी वोल्टेज, यहाँ पे हम इसे वेरियर ही बोलेंगे। वेरियर वोल्टेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। वेरियर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और ये हाई होगा लगभग 25 से 35 वोल्ट तक। 25 से 35 वोल्ट तक इतना हाई होगा, इसे वेरियर वोल्टेज ही बोलेंगे अपन, है ना, इसे वेरियर वोल्टेज ही बोलेंगे। यहाँ पे हम नी वोल्टेज बोलने लगे। यहाँ पे नी वोल्टेज में हमने दोनों के लिए पढ़े थे, सिलिकॉन के लिए 0.7 से 0.3 से 0.7, वो दोनों के लिए पढ़े थे। यहाँ पे वेरियर वोल्टेज बहुत हाई हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा था, इसके बाद ब्रेक डाउन होगा जैसे ही नी वोल्टेज, करंट फ्लो इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे वेरियर पे क्या होगा, करंट फ्लो रुक जाएगा, करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा, करंट फ्लो स्टॉप। थर्ड चीज़ क्या याद रखनी है तुम्हें, थर्ड चीज़ ये है हमारे पास क्या, ड्रिफ्ट। यहाँ पे डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हुआ था, यहाँ से कौन सा इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज होगा। ड्रिफ्ट करंट, बार हर कुछ लिख देता हूँ, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे कितना था अपने पास ओम, मतलब रेजिस्टेंस 100 ओम हो रहा था, यहाँ पे तो 0.00000, मतलब कि 10⁻6 ओम लगेगा। इतना ज़्यादा ये वेरियर बन जाता है इतने पे जाके, मतलब ये करंट फ्लो को कुल मिला के रोक रहा है, ऐसा याद रख लो। अब यहाँ पे करंट फ्लो जो डिफ्यूजन वाला है, ये जो लेयर के बीच में है, ये वाला निकलता है मिली एम्पियर में। मतलब ये वाला अपन पढ़ लेना फॉरवर्ड वाइज वाला, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो डिफ्यूजन वाला निकलेगा किसमें, मिली एम्पियर में। जो भी वैल्यू निकले वो निकलेगी किसमें, मिली एम्पियर में। लेकिन यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो निकलेगी बहुत ही कम, माइक्रो एम्पियर में। यहाँ ड्रिफ्ट की वैल्यू नहीं आएगी, फॉरवर्ड वाली आएगी। मतलब ये जो आगे वाली धारा बहेगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे मिली एम्पियर में आएगी, और यहाँ पे जो बहेगा करंट वो आएगा माइक्रो एम्पियर। दोनों में अंतर, माइक्रो या नैनो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर एक ग्राफ भी देखते हैं, दोनों के अंदर की वोल्टेज लगाते हैं तो ग्राफ में कैसे चेंज आते हैं धारा के साथ, वोल्टेज के साथ। वोल्टेज और इसका बनाना है ना,
अब यहाँ पे ये डायोड जो है ना, डायोड क्या होता है, अनओमी होता है, तो नॉर्मली लीनियर ग्राफ तो आएगा नहीं, थोड़ा सा चेंज वाला आएगा। तो कैसे बनेगा, ये इस तरीके के 2 ग्राफ बनेंगे। ये बनेगा फॉरवर्ड वाइस के लिए जोड़ने पर, और ये रिवर्स वाइस। कैसे बना रहे हैं अपन, वोल्टेज और करंट। तो ये फॉरवर्ड मतलब एक्टिव डायरेक्शन में, इसलिए अपन ने पॉजिटिव बनाया, इसको नेगेटिव बनाया। ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब बनता ही ग्राफ ऐसे है। अपन यहाँ पे साइन वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो पहले फॉरवर्ड का देखते हैं। तो देखो वोल्टेज में जैसे ही हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर, पीएन डायोड के ऊपर, पीएन जंक्शन के ऊपर, किस डायरेक्शन से, तो पॉजिटिव, पी होना चाहिए पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, एन होना चाहिए नेगेटिव। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 वोल्टेज बढ़ते जाएगा, मतलब अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे करंट भी वोल्टेज के साथ क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। फिर एक टाइम जो वेरियर करंट वोल्टेज था उसको अपन ने ब्रेक कर दिया, है ना। ये जो वेरियर वोल्टेज था इसको अपन ने ब्रेक कर दिया, वोल्टेज बढ़ाते गए तो धारा धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना। ये कौन सी धारा होगी, तो ये फॉरवर्ड करंट होगा, फॉरवर्ड करंट होगा, है ना, फॉरवर्ड करंट होगा। तो ये धीरे 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 बढ़ेगा, और जब ये ब्रेक हो जाएगा, क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसका, वोल्टेज का, वेरियर वोल्टेज का, उसको अपन यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में न्यू वोल्टेज बोल रहे हैं। इसके बाद करंट एकदम से जंप कर जाए, तो ये जो करंट है एकदम से बढ़ गया। अब इसमें जो करंट है ना मिलता है अपने को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो मिली एम्पियर में मिलता है, मतलब अच्छा खासा मान मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब रिवर्स डायरेक्शन में अपन अप्लाई करते हैं क्या, वोल्टेज, तो धीरे 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 यहाँ पे पहले से ही थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि 0 से स्टार्ट हो, फट से स्टार्ट हो जाता है। तो ये याद रखना है, बराबर पैरेलल में जाता है, लेकिन इसमें ऐसे बढ़ता है, यहाँ पे आता है फिर बढ़ता है। तो जब करंट और वोल्टेज में बनाते हैं रिवर्स में, तो यहाँ पे कौन सी, फॉरवर्ड करंट की बात करें अपन, फॉरवर्ड करंट किस में नापा जाता है, तो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर, बहुत कम निकल के आता है। तो यहाँ पे करंट फ्लो, जब अपन वोल्टेज लगाएंगे रिवर्स वोल्टेज, तो इसमें वेरियर वोल्टेज को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलते जाएगा, और ये करंट जो लगेगा अपना कौन सा वाला, ड्रिफ्ट वाला, तो ड्रिफ्ट वाला क्या हो जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बने एकदम से, बैरियर के बाद ड्रिफ्ट वाला करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये वाला पूरा नेगेटिव में ही जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, फॉरवर्ड तरफ जा ही नहीं रहा है, और ये फॉरवर्ड तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका ज़्यादा अच्छा यूज़ है, इसका थोड़ा कम यूज़ है। ये हो गया हमारे पास। अब अपने को एक चीज़ और देखनी है कि ये जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं अपन किसका, वेरियर करंट का, वेरियर वोल्टेज वाली जो डिप्लेशन लेयर है उसको कितने तरीके से अपन ब्रेक कर सकते हैं। 2 टाइप के ब्रेक डाउन हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं भंजन, हमारे गाँव में इनका नाम भी है भंजन। ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन किसका करना है, तो जो डिप्लेशन लेयर बनी थी ना उसको ब्रेक करना है। अभी तक ये जो हमने पढ़े हैं इसको एक बार फिर से अच्छे से, मैं अभी ग्राफ और बनाऊंगा तो अच्छे से वहाँ से पीएन जंक्शन से अच्छे से समझते आना। पीएन जंक्शन पे वो जितने 3 टर्मिनोलॉजी आई थी वो कैसे कैसे बनी थी, उसके बाद अपन ने उसको अग्र वाइस मतलब फॉरवर्ड वाइस और बैकवर्ड वाइस कैसे करे, क्यों, उसमें क्या क्या चीज़ें आने लगी, मतलब वेरियर क्या क्या आने लगे, करंट फ्लो किस में अच्छा हो रहा है, तो अग्र वाइस में अच्छा करंट फ्लो होता है, बैकवर्ड वाले में कम करंट फ्लो होता है। तो हमेशा अग्र वाइसित मतलब अग्र वाइसित या हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति में यूज़ करना चाहिए ना, फॉरवर्ड वाइस में यूज़ करना चाहिए उसको। अब जो लेयर बनी है उसको अपन को ब्रेक करना है, तो कितने टाइप से ब्रेक कर सकते हैं, 2 टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। एक है जेनर ब्रेक डाउन और एक है एल्बांस ब्रेक डाउन। किस लेयर को ब्रेक करना है, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर को करना है अपने को ब्रेक। इसमें ब्रेक करना है किसको, डिप्लेशन लेयर को। दोनों में तरीके क्या होंगे, अलग अलग। ये वैसे ये इतना डिटेलिंग बताने की ज़रूरत है नहीं, पर जान लो डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करना है। यहाँ पे जो ब्रेक करेंगे हम, तो ये होगा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। किसके अंदर का, डिप्लेशन लेयर के, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जेनर डायोड में, जेनर ब्रेक डाउन है ना, डायोड ये जल्दी बोल दिया मैंने, रिवील कर दिया। जेनर ब्रेक डाउन के अंदर यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये वाला जो ब्रेक डाउन है ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो ये एप्लीकेबल होता है हाईली डोपिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डोपिंग करनी पड़ती है दोस्त, तब जाके ये काम करता है। किसके अंदर, पीएन की बात कर रहे हैं अपन, पीएन जंक्शन। हाईली डोपिंग होना चाहिए, या फिर जो लेयर है डिप्लेशन लेयर वो क्या होना चाहिए, डिप्लेशन लेयर वो थिन होना चाहिए, डिप्लेशन लेयर थिन होना चाहिए। ये थिन मतलब पतली होगी, डिप्लेशन लेयर अवक्षय पर क्या होगी, पतली होगी, तो ये काम करेगा जेनर ब्रेकडाउन, उस लेयर को तोड़ देगा। या तो हाई डोपिंग कर दो या नॉर्मल डोपिंग कर दो, मतलब नॉर्मल क्या कर दो, उसकी लेयर को पतली रखो। अब ये कहाँ काम करता है, ये डीसी
और ये इसमें लेयर कभी खराब नहीं होती, पहले कंपैरिजन करके देखेंगे। डिप्लेशन लेयर इसमें कैसे ब्रेक होती है, डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करना है ताकि करंट फ्लो करे। इसमें कैसे तोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं जिससे कोवेलेंट बॉन्ड उसके टूट जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अपन हाई वोल्टेज लगा देते हैं ना, हाई वोल्टेज, जिससे काइनेटिक एनर्जी किसकी, जो भी बीच में बच जाएगा माइनॉरिटीज़ वगैरह, अल्पसंख्यक की बोलते हैं, अल्पसंख्यक होल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो भी अल्पसंख्यक हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज़ की क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो जाके कहाँ टकराएंगे, इस डिप्लेशन लेयर पे काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराएंगे और वो कर देंगे इसका ब्रेक डाउन। अब ये किसके अंदर होता है, एलेवेंस ब्रेक डाउन, तो ये होता है हाईली में था, तो ये क्या था, लो डोपिंग या फिर इसकी थिक होगी क्या डिप्लेशन लेयर, तो उसको भी क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। लेकिन ये एक ही बार में खराब हो जाता है, क्योंकि ये ब्रेक करता है उसके बाद फिर ये काम का रहता नहीं है, वापस से अपन डिप्लेशन लेयर बनाना वो सब करने, मतलब पीएन जंक्शन को ही खराब कर देता है, ऐसा मान लो। तो इसमें क्या हो जाता है, बर्बाद, पैसा बर्बाद। लेकिन इसमें क्या होता है, रीयूजेबल होता है और ये काम करता है डीसी पे, मेनली रीयूज कर सकते हैं इसको अपन। अब रीयूज है तो इससे जेनर ब्रेकडाउन से अपन क्या बनाते हैं, जेनर डायोड बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं जेनर डायोड। तो जेनर ब्रेकडाउन से जेनर डायोड बनता है, सुना होगा जेनर डायोड के बारे में अपन पढ़ेंगे, जेनर डायोड भी पढ़ेंगे। तो जेनर डायोड बनता किससे है, वो जेनर ब्रेकडाउन से बनता है, क्वेश्चन आया हुआ इसलिए पूरा बताया। जेनर डायोड और एलेवेंस ब्रेकडाउन से कुछ ऐसा कुछ महान चीज़ बनी नहीं है, क्योंकि इसमें अब डिप्लेशन लेयर बिगड़ने के बाद क्या हो जाती है, बनती भी नहीं है। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये पूरा मिला के देखते हैं, अग्र अभिनति वाला, पश्च अभिनति वाला, कि उसमें ग्राफ वगैरह कैसे एक साथ कॉमन ग्राफ बनता है। ये कॉमन सा ग्राफ है दो फॉरवर्ड वाइस और बैकवर्ड वाइस के बीच। तो देखो ये अपन ने बनाए थे ना, यहाँ पे जाने के बाद हमें एक ऐसा वोल्टेज मिलता है जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, नी वोल्टेज, है ना। और एक बैकवर्ड आने पे हमें एक ऐसा वोल्टेज मिलता है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, वेरियर वोल्टेज। वेरियर वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट फ्लो को रोक रहा है ना, करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है, जिसकी वैल्यू 25 से 35 वोल्टेज तक आती है। और नी वोल्टेज क्या कर रहा है, एक ब्रेक डाउन, डिप्लेशन लेयर का ब्रेक होने के बाद ये करंट फ्लो को एकदम से बढ़ा रहा है। तो फॉरवर्ड वाइस में करंट फ्लो बढ़ता है, जिसको अपन माइक्रो एम्पियर में नाप लेते हैं, और इसको मिली एम्पियर में नाप लेते हैं, इसको माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। तो ये फॉरवर्ड वाइस का ग्राफ इस तरीके से आएगा, बैकवर्ड का इस तरीके से आएगा। अगर इस तरीके से वो तुम्हें 3 ग्राफ इस दे दे तो तुम्हें पहचानने को बोल देगी कौन सा किसके बीच है, मतलब कौन सा ग्राफ किसके लिए है, किसके बीच है, क्या ऐसा। इसे 3 ग्राफ दे दे तो तुम्हें वो पूछ ले कि कौन सा फॉरवर्ड और कौन सा बैकवर्ड है। तो यहाँ पे अगर करंट मान के चलें तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा आएगा, सॉरी करंट यहाँ थोड़ी मान रहे हैं, करंट अपन यहाँ मान के चल रहे हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, तो सबसे ऊपर आएगा कौन सा, फॉरवर्ड वाइस का। बीच में कौन सा आएगा, बैकवर्ड वाइस का, सॉरी नॉर्मल वाला, कोई भी वाइसिंग नहीं, नो वाइसिंग। और सबसे नीचे कौन सा आएगा, बैकवर्ड वाइसिंग, है ना, बीबी, बैकवर्ड वाइसिंग, फॉरवर्ड वाइसिंग, बैकवर्ड वाइसिंग। ये इस तरीके का ग्राफ तुम्हें देखने मिलेगा इस तरीके से। तो जो बैकवर्ड है वो इधर आके यहाँ पे हो जाएगा क्या, अच्छा खासा वाला सबसे ऊपर, क्योंकि बैकवर्ड के लिए तो ये फेवरेबल कंडीशन है। तो बैकवर्ड ऊपर आएगा और बैकवर्ड यहाँ पे कहाँ आएगा, फॉरवर्ड में नीचे, और यहाँ पे फॉरवर्ड वाला कहाँ आएगा, सबसे नीचे, नॉर्मल वाला तो वापस बीच में आना, नो वाइसिंग वाला। तो इस तरीके से तीनों कंपेरिजन करके देखते हैं। अब यहाँ पे जो अपने पास प्रतिरोध आता है फॉरवर्ड वाले में, तो अगर अपन देखें एक आइडियल का प्रतिरोध कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R बराबर 0। लेकिन बैकवर्ड में एक आइडियल का रेजिस्टेंस कितना होगा, R बराबर इनफाइनाइट। ये आइडियल कंडीशन देखते हैं अपन। तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट में ऐसा होना चाहिए कि इसका बैकवर्ड रेजिस्टेंस हाईएस्ट होना चाहिए, इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, एक आइडियल कंडीशन माने। इस तरीके से तीनों को अगर सेम दे दे तो ये करना है। यहाँ पे अपना खत्म होता है पूरा पीएन जंक्शन से लेके जितनी भी चीज़ें थी डिटेल में बारीक बारीक सी सब मैंने बता दिया। अग्र अभिनति, पश्च अभिनति, क्वेश्चन ज़्यादातर अग्र अभिनति पश्च अभिनति पे आया है। और उसके अलावा जो अपन ने पहले पढ़े थे Ne.NH का बराबर Ni का होल स्क्वायर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। तो यहाँ तक ये हमारा खत्म होता है क्या, पीएन जंक्शन।
इसके बाद हम इसके यूज़ स्टार्ट करेंगे। तो यूज़ में क्या क्या आएगा, वही नॉर्मल सा रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, वो एलईडी बल्ब जो आजकल चल गए एलईडी बल्ब, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें अग्रभिन्नति और पश्चाभिन्नति में कैसे पहचाना जाता है। 2014 में क्वेश्चन आया था, तुमसे पूछा था फॉरवर्ड वाइज क्या होता है। तुमसे क्या पूछा था, तुमने तो एग्जाम में नहीं दी होगी, पूछा गया था कि फॉरवर्ड वाइज क्या होता है। तो कैसे देखना है फॉरवर्ड वाइज को, फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, तो P और N होता है इस तरीके से। इसको बनाते कैसे हैं, ऐसे बनाते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ PN डायोड को। तो P और N ये होना चाहिए पॉजिटिव पे और ये होना चाहिए नेगेटिव, या ये होना चाहिए हाई वोल्टेज पर, ये होना चाहिए लो वोल्टेज पर। इस तरीके से देखा जाता है। अब ये हाई और लो पे होना चाहिए, बस ये बता देगा तुमको फॉरवर्ड वाइज। तो देखो ये लगा हुआ है, इस साइड P होगा, इस साइड कौन सा होगा, N, है ना। तो यहाँ पे P से जुड़ा हुआ कौन है अपने पास 10 और यहाँ पे N से जुड़ा हुआ कौन है 5। तो ये कौन सा होगा उच्च पे और ये निम्न पे, तो कौन सा हो जाएगा ये फॉरवर्ड वाइज। बाकी भी देख ही लेते हैं, ये पहले भी ऑप्शन में राइट आंसर आ गया। सेकेंड नंबर का ये हमारे पास इस तरीके से नीचे मुंडी करके लगाया, इधर P और इधर N, ये इसका मतलब होता है अर्थ से कनेक्ट करा, इसका मतलब जीरो वोल्टेज। ये है हमारे पास -10, -10 जीरो से कम होता है, मतलब ये लो वोल्टेज और ये हाई वोल्टेज। हाई पर होना था P लेकिन है N, ये कौन सा हो जाएगा बैकवर्ड। बाकी सब तो बैकवर्ड ही निकलने वाले हैं, पहला ही फॉरवर्ड निकल गया। ये हमारे पास PN है, तो P इधर मुँह है तो ये P है और इधर N है, तो N है -12 पे और P हमारे पास ये -5 पर। तो ये हाई पर होगा और ये लो पर होगा, ये तो उल्टा ही हो गया, दो ऑप्शन सही हो गए। हो सकता है इसका मुंह इधर घुमा हुआ हो, मैंने उल्टा बना लिया है, तो ये हमारे पास इस तरीके से घुमा हुआ होगा, चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा किस पे, अब लो पे ही है, इधर आ जाएगा P और इधर आ जाएगा N। तो P है लो पे और N है हाई पे, तो ये हो जाएगा क्या बैकवर्ड वाइज। या देखना सीख जाओ, इस तरीके से करना। ये पृथ्वी पे है 0 है, पहले इस पे निशान लगा लियो, P और N है, P है 0 पे, N है 5 पर, मतलब ये है हाई पर और ये है लो पर, और हाई पर होना था P, ये हो गया क्या बैकवर्ड। बैकवर्ड वाइज कोई काम का ज़्यादा रहता नहीं है, कहीं कहीं पे यूज़ करते भी होंगे पता नहीं, लेकिन फॉरवर्ड वाला बहुत यूज़ में आता है, करंट फ्लो यही करवाता है। तो करंट फ्लो देख लेना कि फॉरवर्ड में हो रहा है, ये तुम्हारा आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का। अब अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड वाइज में, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसको पहले निकल जाने दो यार। फॉरवर्ड वाले में करंट फ्लो करेगा, ठीक है चेक, लेकिन सेकंड में करंट फ्लो जब करेगा तो उसमें तुम्हें करंट भी निकालना है, वोल्टेज भी निकालना है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हुआ जिसमें तुम्हें देखते आना चाहिए कि कौन सा फॉरवर्ड वाइज में है और उसमें से करंट फ्लो होगा। इसका यूज़ अपन हमेशा फॉरवर्ड वाइज में ही करते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज में जब करेंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा, और वो कितना करंट फ्लो होगा उसको भी निकालने के लिए क्वेश्चन आया था। 2014 में ये आया था, तो 2016 में करंट निकालने को आया था। वो देखो ये क्वेश्चन आया था 2016 में, इसमें बोला था A से B में, ये किस वाइज में लगा हुआ है, अभिनति में लगा हुआ है, तो दिख रहा है कि फॉरवर्ड वाइज में ही है, क्योंकि ये P पे हाई है और N पर क्या है लो है। ये देखते से ही अब समझ में आना चाहिए तुम लोगों को P और N। अब इसमें से करंट फ्लो कितना करेगा ये पूछा गया, तो नॉर्मली अपन लगाते हैं क्या है V बराबर IR, यही वाला तो लगाना है, कोई अलग थोड़ी ना लगाना है। फॉरवर्ड है तो वो करंट फ्लो करने लगेगा, बैकवर्ड होता तो I क्या हो जाता 0 हो जाता। अब फॉरवर्ड है तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे वोल्टेज, तो वोल्टेज हमेशा डिफरेंस निकाला जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। कितना डिफरेंस हो गया, तो 4 - 6, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो 6 और 4 10, टोटल कितना अंतर निकलेगा 10 का अंतर निकलेगा। वोल्टेज 10 है, आई निकालना है, आर कितना है, वोल्टेज दिया है 1 किलो, मतलब 1000, ये कटेगा एक बार, आई बराबर निकलेगा 1/10 या फिर 10 की घात -2 एम्पियर। इस तरीके से निकाल सकते हो। पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड देखते आना चाहिए, बैकवर्ड अगर बोल दे तो 0 है, फॉरवर्ड में करंट निकले। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2015 में एक और इससे ऊंचे लेवल का क्वेश्चन आया था। पहले हमने देखे फॉरवर्ड बैकवर्ड वाइज में लगाना, सेकंड में हमने देखे कि अगर फॉरवर्ड में लगा हुआ है तो कैसे निकालना है करंट। अब फॉरवर्ड में ही लगा के उसके अंदर का वेरियर वो क्या देते, वोल्टेज देते। तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि वेरियर वोल्टेज को पहले तोड़ना पड़ता है, उसके बाद करंट फ्लो करता है। तो वेरियर वोल्टेज तो थोड़ा सा खा जाता है, मतलब जितना ही वोल्टेज तुमने लगाया। इसमें तुम्हें क्या निकालना है, करंट फ्लो निकालना है। करंट फ्लो का फॉर्मूला वही है नॉर्मल सा, V बराबर IR।
V बराबर IR। लेकिन यहाँ पे तुमने जितना वोल्टेज अप्लाई करे हो उतना नहीं आएगा। अगर उसने डायोड का कुछ रोधिका विभव या वेरियर पोटेंशियल दिया हुआ है, वेरियर वोल्टेज यहाँ पे 0.5 दिया है, तो 0.5 तो पहले इसमें से इसमें को तोड़ने में लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक वेरियर होगा ना, जो हम पढ़ चुके हैं, उस वेरियर को ब्रेक करने में इतना वोल्टेज लग जाएगा। उसके बाद जितना बचेगा उससे क्या फ्लो करेगा, करंट। मतलब 3.5 तुमने अप्लाई करे हो, लेकिन यहाँ पे कितना खा जाएगा, ये 0.5 तो बचा कितना 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और ये I निकालना है, R कितना हो जाएगा 100, तो I बराबर हो जाएगा 3/100, मतलब कि 0.03 एम्पियर। जैसा बोले उसको वैसा लिख देना, या इसको बोल सकते हैं 3 मिली एम्पियर, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसा ऑप्शन होगा वैसा कर लेना। बाकी करते ऐसे हैं कि ये थोड़ा सा बैरियर जो भी ब्रेक करने में लग जाता है। ये तीन डिफरेंट टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन हुए, यहाँ तक इतने ही आते हैं, और एक और मैं पहले करवा चुका था। बाकी ये अपने हिसाब से जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करना, ठीक है। अब बाकी बातें पीने बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, अपलोड करेंगे अगली वीडियो में। उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, और जो भी अपना जो गेट वगैरह है ना, गेट वगैरह भी उसमें ख़त्म कर देंगे हो सका तो। बाकी नहीं तो अगली वीडियो बनाना पड़ा तो उसमें बनाएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।